मैं प्रोफेसर दयाल साइकाजन कांतिज्ञ राज्य कन्यावाद पब्लिक। आज हम बीए पार्ट के थर्ड के सेकंड पेपर द्वितीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तेल राजनीति और खाड़ी संकट के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात ऑयल पॉलिटिक्स एंड गल्फ क्राइसिस। तेल को आधुनिक सभ्यता का आधार माना जाता है, जिसका शांतिकाल और युद्धकाल में समान रूप से उपयोग होता है। जिन राष्ट्रों के पास तेल से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, वे राष्ट्र भाग्यशाली माने जाते हैं और तेल को काले सोने से दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, इराक, बहरीन, जिबूती, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, जॉर्डन, सीरिया आदि राष्ट्रों के द्वारा विश्व का सर्वाधिक तेल का उत्पादन का काम किया जाता है। 1973 के अरब इजराइल से पूर्व मध्य पूर्व के देशों के द्वारा पश्चिम एशिया के राष्ट्रों के लिए तेल की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन 1973 में जिस कारण से अरब और इजराइल में की युद्ध हुआ और इजराइल के हाथों से अरब की भारी पराजय हो जाती है, जिसके कारण अरब राष्ट्रों में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र के प्रति भारी आक्रोश समाप्त हो जाता है। पहली बार तेल उत्पादक राष्ट्रों ने अनुभव किया कि उनके पास तेल जैसा प्राकृतिक संसाधन है, जिसको एक प्रभावशाली हथियार के रूप में उपयोग करके इजराइल सहित पश्चिमी समर्थक राष्ट्र से संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे राष्ट्र को दबाव बनाया जा सकता है। तो इस नीति के तहत उन्होंने सबसे पहले ओपेक को बहुत अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम इकोनॉमिक कंट्रीज, एक्सपोर्ट कंट्रीज के थे तेल निर्यात राष्ट्रों को शक्तिशाली बनाया और इस ओपेक के माध्यम से प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रों के अंदर तेल की कीमतों में वृद्धि की जाती है, जिसके कारण राष्ट्रों का आर्थिक डेवलपमेंट बहुत अधिक घास हो जाता है। इस दृष्टि से कुछ समय के बाद इजराइल, अमेरिका और जापान जैसे राष्ट्रों में तेल की आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण उन राष्ट्रों में तेल के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता है, जिसे तेल पॉलिटिक्स कहा जाता है, ऑयल पॉलिटिक्स कहा जाता है, तेल कूटनीति कहा, तेल संकट के तेल राजनीति कहा जाता है। तो करीबन तेल इस कारण के उपयोग के बाद से मध्य पूर्व के देशों में के आबाद से तेल की आपूर्ति के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता है। इस संकट के प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जा सकते हैं। पहली बात यह थी कि प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रों के द्वारा जिस कारण से तेल की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि की जाती है, तो उन राष्ट्रों में बहुत अधिक मात्रा में सामरिक समृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि मध्य पूर्व के देशों का सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है और उस समय के बाद एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हो जाती है, जिसे तेल राजनीति के नाम से जाना जाता है। आइए आज हम बात करते हैं खाड़ी संकट क्या है, गल्फ क्राइसिस क्या है। इस बात को पूरा संसार जानता है कि जब 1948 में यहूदी ने अपनी राजधानी तेल अवीव से यहूदी राज्य के निर्माण की से घोषणा की गई। इस नए राज्य के निर्माण के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के द्वारा इजराइल राज्य की मान्यता प्रदान कर जाती है, लेकिन अरब राष्ट्रों ने इजराइल राज्य को मान्यता देते हैं, अर्थात इजराइल के निर्माण को बर्दाश्त नहीं कर सके। उसी प्रकार की घटना को लेकर जबकि यहूदी चाहते थे कि अरब राष्ट्रों की तरह उनके निर्मित राज्य को मान्यता दी जाए, अर्थात इजराइल राज्य के निर्माण को मान्यता देना चाहते थे, लेकिन अरब राष्ट्र मान्यता देना नहीं चाहते थे। ये कहा जाता है मान्यता लेने और नहीं देने का दोनों राष्ट्रों के बीच बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, जिसे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाते हैं, जिसे गल्फ क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 1948 से लेकर 1973 तक अनवरत रूप से इनके मध्य बहुत बड़ा युद्ध चला, संघर्ष चला, जिसे अरब इजराइल संघर्ष के नाम जाना जाता है। रियल में वास्तव में इजराइल का जो अस्तित्व था वह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र के समर्थन पर डिपेंड करता था, टिका हुआ था। यदि अमेरिका और जापान इस काल के राष्ट्र थे, यदि सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते, तो इजराइल राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता था। तो खाड़ी संकट क्या है? पहला जो खाड़ी संकट के बहुत सारे कारण हैं। पहला था ईरान और इराक के मध्य चलने वाला संघर्ष। लगभग 8 वर्षों तक ईरान और इराक के मध्य युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन रूस के द्वारा ईरान के खिलाफ इराक को उच्च तकनीकी शस्त्रास्त्र भेजे। इस प्रकार की सहायता देने का उद्देश्य टारगेट यही था कि ईरान में धार्मिक आक्रमण जो प्रवृत्ति जो बना रही थी, इस प्रकार की धार्मिक आक्रमण की प्रवृत्ति को अन्य अरब राष्ट्रों में फैलने से रोकना चाहते थे। अर्थात अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान पश्चिमी एशिया में बहुत बड़ा सैनिक शक्ति की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए। इस प्रकार की बढ़ती हुई ताकत को, इस प्रकार से बढ़ती हुई शक्ति को डैमेज करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए और अन्य अरब राष्ट्रों को आपस में शांति रोकने के लिए इस प्रकार से
उनके द्वारा निरंतर 8 वर्षों के लगातार 8 वर्षों के दौरान इस तरह का ईरान इराक में जो संघर्ष चला, इराक को भारी मात्रा में उचित करने के लिए संस्थाओं की सहायता दी जाती है और सद्दाम हुसैन को निरंतर ईरान के विरुद्ध बनाने की कोशिश जाती है, उसे भड़काने का कार्य किया जाता है, उसे मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित करने का भी काम किया जाता है। और ये सद्दाम हुसैन की पीठ पर हाथ धरे रहे और निरंतर उसे ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मोटिवेट करते, उसे प्रेरित करते, प्रोत्साहित करते रहे। इस कारण दोनों ही राष्ट्रों के मध्य ईरान इराक में जिस तरह से 8 वर्षों तक युद्ध चला, इस आर्थिक युद्ध के कारण दोनों राष्ट्रों में जो अर्थव्यवस्था होती है भार पड़ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, हट जाता है। और कहने को यह था किस कारण की सद्दाम हुसैन के द्वारा की प्रशासनिक दक्षता के कारण और विदेशी सहायता के कारण पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में ईरान को बहुत बड़ी ताकत में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभारने का मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है और सद्दाम हुसैन की महत्व में वृद्धि हो जाती है। तो ईरान इराक में अगर युद्ध नहीं चलता तो नहीं तो सोवियत रूस के द्वारा और न अमेरिका को किसी प्रकार की सहायता दी जाती, लेकिन विदेशी सहायता के बल पर और अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन को पश्चिम एशिया के क्षेत्र में इराक को बहुत बड़ी शक्ति रूप आने का मौका मिल जाता है और उन्हें महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाती है और विस्तारवादी प्रवृत्ति को अग्रसर हो जाते हैं। पहला कार्य यह था खाड़ी संकट का, ईरान और इराक का मध्य का संघर्ष चला और इस प्रकार के संघर्ष के दौरान जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत रूस से जिस तरह से सद्दाम हुसैन को ईरान के मोटिवेट किया, प्रेरित किया, प्रभावित किया और उसी का परिणाम यह था कि बड़े दोनों प्रकार की बात करके दोनों राष्ट्रों में बहुत पसंद हो जाता है, जिसे खाड़ी संकट के नाम से जाना जाता है। दूसरा कार्य था कुवैत पर ईराक का आधिपत्य। कुवैत पर इराक का आधिपत्य कहना यह था कि जब 2 अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन के द्वारा कुवैत में इराक का आधिपत्य स्थापित कर दिया है, अर्थात कुवैत में जो प्रमुख तेल के स्रोत होते हैं, जो कुएं होते हैं, उनको इराक के क्षेत्राधिकार ले लिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन के द्वारा सद्दाम हुसैन को कुवैत पर इराक का आधिपत्य समाप्त करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सद्दाम हुसैन के द्वारा घोषणा की जाती है कि वह इराक को खाली नहीं करेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन को बहाना मिल जाता है, अवसर मिल जाता है कि सद्दाम हुसैन को सबक सिखाया जाए। इस प्रकार की बात को लेकर के दोनों राष्ट्रों में इसका संघर्ष हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, जिसे खाड़ी संकट के नाम से जानते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे विश्व समुदाय के राष्ट्र को विपक्ष में करने के लिए सद्दाम हुसैन के द्वारा से इस कुवैत पर किए गए इराक का आधिपत्य समाप्त करने के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित करते हैं। पहला उद्देश्य था कि सद्दाम हुसैन के भीषण जो विध्वंसकारी इस प्रकार के जो शस्त्रों का जो भंडार है, इस प्रकार के भंडार इस प्रकार के कारखानों को डिमेज करना है, समाप्त करना था। अर्थात पहले उद्देश्य ये रखा गया कि इराक के प्रमुख जो शस्त्र से संबंधित कारखाने हैं उनको समाप्त करना है। पहला उद्देश्य ये था कि सद्दाम हुसैन को किस तरह से पहला संघर्ष का उद्देश्य तय किया जाता है। अगर समय रहते हुए सद्दाम हुसैन ने इस प्रकार के भीषणकारी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के जो भंडार है, विपुल जो भंडार है, अगर उस समय संभाल लिया जाता है, आने वाले समय में मानव सभ्यता संस्कृति सदा के लिए समाप्त हो सकती है। इसलिए सद्दाम हुसैन को सबक सिखाना चाहते हैं। सद्दाम हुसैन को इराक के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। पूरे विश्व समुदाय के राष्ट्र को यह समझाने की कोशिश जाती है कि समय रहते हुए इराक के जो विषैले रासायनिक आणविक हथियार हैं उनको समाप्त करना बहुत जरूरी है। दूसरा उद्देश्य तय किया जाता है कि पश्चिमी एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति को लेकर होने वाले संकट का निवारण करना है, क्योंकि जिस प्रकार से 1973 के अरब इजराइल के संकट के बाद जिस प्रकार से तेल निर्यात राष्ट्र के द्वारा ओपेक को बहुत अधिक सशक्त किया जाता है, समृद्ध किया जाता है, सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाते हैं और तेल जिस प्रकार से कीमतों में वृद्धि की जाती है और निश्चित निर्णय लिया जाता है, निश्चय किया जाता है कि अब भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों को और जापान सहित राष्ट्रों को तेल की आपूर्ति को बंद कर जाता है। इस प्रकार से संभावित तेल की आपूर्ति को लेकर के होने वाले संकट का निवारण करने के लिए भी सद्दाम हुसैन को सबक सिखाने का किया जाता है, अर्थात इराक के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, निश्चित किया जाता है। तीसरा उद्देश्य ये था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका एक महाशक्ति जो पदवी है, जो छवि है, उसको किसी प्रकार का पोषण नहीं किया जाए, किसी प्रकार का ध्वनि किया जाए, अर्थात एक संयुक्त राज्य देश की महाशक्ति की पदवी को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इराक के विरुद्ध कार्रवाई करना माना जाता है। चौथा उद्देश्य ये देखा जाता है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि पश्चिमी एशिया के मानचित्र में इराक को अपनी स्थिति परिवर्तन करने देना चाहता था, अर्थात अमेरिका ये इस बात को सहन नहीं कर पाया कि पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में जिस प्रकार से इराक की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बहुत बड़ी ताकत में जिस प्रकार से अस्तित्व आ जाता है, उसकी बढ़ती हुई शक्ति को ताकत को समाप्त करने का उद्देश्य तय किया जाता है। और 5 उद्देश्य ये तय किया जाता है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए, और चूंकि ये इस प्रकार की बात पूरा विश्व जानता है कि इजराइल का अस्तित्व था वह संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन में टिका हुआ था, उस पर डिपेंड कर रहा था, अगर इस प्रकार के काम नहीं किए जाते निश्चित रूप से इजराइल को भी बर्बाद
बाद समाप्त हो जाता है। और अगला अंतिम उद्देश्य ये तय किया जाता है कि जिस प्रकार से मध्य पूर्व देश के तेल के आपूर्ति को लेकर जो मनमानी प्रकार की प्रवृत्ति की जा रही है, इस कार्य प्रवृत्ति को बढ़ती रोकने का उद्देश्य ही तय किया जाता है। और दूसरा कार्य था, पहला तीसरा कार्य था इसका खाड़ी क्षेत्र को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करना। अमेरिकी राष्ट्रपति धन्यवादी जानते थे कि समय सोवियत रूस अपनी घरेलू उलझनों में उलझा हुआ है, आर्थिक घटना से घिरा हुआ है, और जैसे उसे राहत प्राप्त होगी, इस कार्य समस्याओं से जैसे निजात प्राप्त होगी, राहत प्राप्त होगी, तो निश्चित रूप से खाड़ी के क्षेत्र को तोड़ेगा। तो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस प्रकार से अरब इजराइल 1973 के अरब इजराइल संघर्ष से पूर्व यहाँ पर जॉर्डन खाड़ी इस कार्य के बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं, इस कार्य के जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों का कुछ जो आमदनी होती है अमेरिकी वित्तीय संस्थान में जमा होती है, उसमें इस कार्य की अब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन का आशंका हो गई कहीं इराक में अवैध प्राधिकरण स्थापित करने सद्दाम हुसैन अमेरिकी वित्तीय संस्थान और पेंटागन इस कार्य में किसी प्रकार से उन पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर दे और अमेरिकी किस प्रकार से सुरक्षा की जाए। इसलिए उसके सामने फिर यह विकल्प था कि खाड़ी क्षेत्र को अमेरिकी क्षेत्र घोषित किया जाए। लगभग 200 वर्ष का इतिहास बताता है, निश्चित करता है कि सोवियत रूस विस्तारवादी प्रवृत्ति को अग्रसर रहा है, और उसके आकर्षण जो प्रमुख केंद्र थे गर्म समुद्र के जल की जो धाराएं होती हैं, क्योंकि गर्म समुद्र जल की धाराओं तक पहुंच करके वह मच्छर का व्यापार करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता, कारोबार करना चाहता था, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि गर्म जल की धाराओं तक सोवियत रूस को पहुंचने दी जाए। इसलिए उसके सामने यह विकल्प था कि अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के साथ अमेरिका की जो साख जो क्रेडिट है, पेटेंट साख है, उसको बरकरार रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इस खाड़ी क्षेत्र को अमेरिकी क्षेत्र घोषित किया जाता है और सोवियत रूस की विस्तारवादी प्रवृत्ति को उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही था, क्योंकि अमेरिका सरकार की घटना को लेकर के सोवियत रूस और संयुक्त राज्य के बदल सरदार हो जाते हैं, जिसका विश्व राजनीति में पहले से हो चुकी थी। और केवल आज बताने के लिए बाकी